नमस्कार, मैं हूं नगमा। बिहार विधानसभा चुनाव के मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई है और अब सबको इंतजार है कि सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि अब जो एग्जिट पोल आ रहे हैं और पोल ऑफ पोल्स यानी कि जो इनका सार है, उनमें सब में महागठबंधन, जिसमें आरजेडी प्रमुख दल है, उसको साफ बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है कई जगहों पर। पोल ऑफ एग्जिट पोल्स यानी तमाम एग्जिट पोल के सर्वे के नतीजों पर गौर किया जाए तो तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन को बिहार में बहुमत मिल रहा है, जबकि नीतीश बीजेपी का एनडीए बहुमत के आंकड़े से काफी कम सीटों पर नजर आ रहा है। ज्यादातर में, कुछ में उसके आसपास है। नीतीश कुमार 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और सत्ता विरोधी लहर में क्या वो इस बार फिर से कुर्सी हासिल करके एक रिकॉर्ड चौथी बार चीफ मिनिस्टर बन पाएंगे या तेजस्वी यादव बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे? किसकी बनेगी सरकार? इसका जवाब 10 तारीख को मतों की गिनती के बाद मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल हर जगह चर्चा यही है कि बिहार में क्या होगा। तमाम सर्वे और नतीजों की अटकलों के दरमियान कई बड़े सवाल बने हुए हैं। क्या नई सरकार नया बिहार बनाएगी? क्या बिहार के विकास का सपना इस बार पूरा होगा? आखिर तेजस्वी ने कैसे बदली चुनावी तस्वीर? क्या नीतीश का साथ देने से बीजेपी को नुकसान हो सकता है? क्या चिराग पासवान के हाथ सत्ता की चाबी होगी? अगर त्रिशंकु विधानसभा हुई तो सत्ता समीकरण क्या बदलेंगे? इन सवालों पर चर्चा के लिए मेरे साथ पैनल है, लेकिन पहले हम पोल ऑफ पोल्स के एक जो नतीजे हैं उसकी ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। पोल ऑफ पोल्स यानी कि जो बहुत सारे एग्जिट पोल का एक सार है, उसमें अगर आप देखें तो तेजस्वी यादव के महागठबंधन को बढ़त है। टाइम्स नाउ सी वोटर सर्वे जो है वो दिखा रहा है कि एनडीए को 116 सीटें मिल रही हैं और महागठबंधन को 120 सीटें मिल रही हैं। रिपब्लिक टीवी जन की बात जो सर्वे है उसके मुताबिक एनडीए को 91 सीट्स मिल रही हैं और 119 तक, और उसके बाद महागठबंधन को 116 और 138 सीट मिल रही है। एलजेपी को 5 सीट मिल रही है। ये टाइम्स नाउ सी वोटर का सर्वे है। और इसके अलावा CNN न्यूज़ 18 टुडेज चाणक्य सर्वे में एनडीए को 55 सीटें, महागठबंधन को 180 सीट, सबसे ज्यादा महागठबंधन को सीट इसमें मिली है, जो चाणक्य का सर्वे है। न्यूज एक्स डीवी सर्च सर्वे में एनडीए को 110, 117 और महागठबंधन को 108 से 123 और एलजेपी को 4 से 10। और जो आंकड़ा है बहुमत का वो 122 है। लेकिन एलजेपी को देखिए कि ये चर्चा लगातार चल रही है कि क्या वो किंग मेकर हो सकते हैं, पर उनको तमाम सर्वेज में काफ़ी कम सीटें ही मिली हैं, सिवाय दैनिक भास्कर का सर्वे में 12 से 23 दिखाया जा रहा है, पर कई जगहों पर सिंगल डिजिट ये आंकड़ा जो है वो है। और इसमें ये जो पोल ऑफ पोल्स है, इसकी जो कुछ बड़ी बातें हैं अगर उन पर गौर करें तो महागठबंधन को साफ बढ़त ज़्यादातर जगहों पर नजर आ रही है। एनडीए को नुकसान दिखाई दे रहा है। चिराग पासवान को कोई खास फायदा नहीं नजर आ रहा है। एलजेपी के अलग लड़ने से नीतीश का नुकसान है, ये दिख रहा है। और छोटे दलों की कोई खास भूमिका होगी ऐसा नहीं लग रहा है इस वक्त। हम लोग में हमारे साथ आज खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ केसी त्यागी हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू के। हमारे साथ शिवानंद तिवारी जी हैं जो प्रवक्ता हैं आरजेडी के। संजय सराफ, प्रवक्ता एलजेपी के। पुष्यमित्र जी वरिष्ठ पत्रकार और आशीष रंजन राजनीतिक विश्लेषक। शिवानंद तिवारी जी, मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ। आप तमाम एग्जिट पोल या जिसको हम पोल ऑफ पोल देख रहे हैं उसमें जिस तरह की बढ़त इस समय दिखाई दे रही है, तस्वीर काफी बदली है और आपको लग रहा है कि अब बस 1-2 दिन की बात है, पर आप कई बार एग्जिट पोल्स गलत भी होते हैं, पर आपकी प्रतिक्रिया मैं इस पर जानना चाहूंगी। देखिए, हमको ऐसा लग रहा है कि एग्जिट पोल जो आया है उस सब का इंडिकेशन ये है कि एनडीए की सरकार जो है वो जा रही है। ये लगभग सारे एग्जिट पोल का निष्कर्ष जो है यही दिखाई दे रहा है।
और देखिए इसका अंदाज जो है चुनाव अभियान के दरमियान ही दिखाई देने लगा था। आप देखिए जिस ढंग से तेजस्वी की सभाओं में भीड़ हो रही थी, और वो भीड़ जो है किसी एक खास बिरादरी की नहीं थी। हम क्रेडिट देंगे, सेहरा देंगे तेजस्वी को कि उन्होंने बेरोजगारी के सवाल पर मैंने ये चुनाव का मुद्दा जो है बनाया। आपने देखा होगा कोशिश ये हुई कि किस तरह से इसको भी कम्युनल आधार पर मैंने चुनाव कराया जाए। नित्यानंद राय ने जो कुछ कहा या गिरिराज ने जो कुछ कहा, और बाद में तो प्रधानमंत्री जी भी आ गए कि साहब इस देश में भारत माता की जय कहना और जय श्री राम कहना ये जो है ये है, मैंने प्रधानमंत्री भी आ गए उसी पर। जी, तो जी, इसी से साबित होता है। और आप देखिएगा कि नीतीश जी जो भाषा के मामले में काफी संयमित माने जाते हैं और काफी सतर्क रहते हैं, उनकी भी भाषा जो है वो बिल्कुल बिगड़ गई। ये बहुत इस चुनाव में शिवानंद जी बहुत इंपॉर्टेंट ये बात जो आपने मेंशन अभी जो आपने कहा वो सामने आई है। और केसी त्यागी जी, मैं आपसे इस पर प्रतिक्रिया चाहना चाहती हूँ कि तमाम लोगों ने इस बात को नोटिस किया कि उनकी भाषा बड़ी संयमित मानी जाती है नीतीश कुमार की। इस चुनाव में वो बड़े बिखरे हुए नजर आए, वो बार बार आक्रामक हो रहे थे, बल्कि भाषा का जो एक संयम रहता है वो भी वो खोते गए। तो ऐसा लगता था जैसे उनको आभास है कि वो बहुत अच्छा शायद उनकी पार्टी नहीं करेगी, तो वो बहुत ज्यादातर चिढ़े हुए नजर आए। देखिए, शिवानंद जी का लंबा समय नीतीश जी के साथ गुजरा है और मुझे प्रसन्नता है कि शिवानंद जी एक्नॉलेज कर रहे हैं कि वो बहुत सुसंस्कृत, कल्चर्ड, सिविलाइज्ड, कम बोलने वाले और बेवजह ना बोलने वाले और उल जलूल कमेंट ना करने वाले नेताओं में से एक है। वो अपने वक्तव्य को नाप तोल करके देते हैं, लेकिन चुनाव एक ऐसा दौर होता है जब सब लोग रिएक्ट करते हैं। कोई नेता नहीं है, मैं बड़े बड़े नेताओं का जिक्र करके इस बहस को और लंबा नहीं करना चाहता। मुझको अटल जी का, इंदिरा जी का उस समय का भी याद है। पर अभी इस चुनाव में केसी त्यागी जी, इस चुनाव कैंपेन के दौरान आप मानेंगे कि तेजस्वी यादव बहुत संयमित रहे, उन्होंने कुछ ऐसी बात नहीं कही जिसके ऊपर उनके बहुत टीका टिप्पणी की जाए, और लगातार वो मुद्दा बनाए रहे बेरोजगारी और नौकरियों को, और दूसरी पार्टियां एक प्रतिक्रिया देती रही, वो एजेंडा सेट करते रहे। देखिए, सबके नगमा जी एजेंडे अलग अलग हैं। अब जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी एक कॉन्स्टेंसी है, वो भी अपने कोर वोटर्स को इन्फ्लुएंस करती है। हम हैं, हम सेकुलर सोशलिस्ट बैकग्राउंड के हैं, शिवानंद जी के साथ रहे हैं, तो भी नीतीश कुमार जी ने कोसी में जाके कहा कि एनआरसी लागू करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, हम नहीं करेंगे एनआरसी लागू, नहीं होगी एनआरसी लागू। और भी कई ऐसे और उससे ये देखा कि यहाँ पे मतभेद है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, योगी जी कुछ कह रहे हैं, नीतीश कुमार कुछ कह रहे हैं, उससे क्या उनको लगा आपको कि फायदा कुछ हुआ? देखिए, कई बार जो है जब विचार के सवाल प्रमुखता पाते हैं, मेरे मित्र और साथी शिवानंद तिवारी जी इस मामले में काफी प्रखर हैं, वो इस बात को एप्रिशिएट करेंगे। डॉक्टर लोहिया से लेकर कर्पूरी ठाकुर तक इन नेताओं को कई बार नुकसान हुए, लेकिन चुनाव में अपने विचारों की प्रतिबद्धता और प्रखरता को जाहिर करने के लिए कई बार इश्यूज करने पड़ते हैं। आप भागलपुर का याद कीजिए। ठीक है, भागलपुर में एक हमारी सरकार के एक मंत्री के पुत्र को हमको गिरफ्तार करना पड़ा, हालांकि बड़ी विचित्र स्थिति हम लोगों के सामने थी। वो केंद्र सरकार में मंत्री थे, उनके सुपुत्र जो हैं वो गिरफ्तार हुए। ठीक है, क्योंकि ऐसा था कि जो रामनवमी का जुलूस था उसमें आरोप था कि उन्होंने प्रवोक किया मार्क्सिस्ट को। केसी त्यागी जी, अब वापस आते हैं चर्चा पे। पहले सब लोगों से मैं एक छोटी सी प्रतिक्रिया चाहती हूं। जो एग्जिट पोल आए हैं, जो पोल ऑफ पोल ज्यादातर हैं, उसमें से अगर 8 एग्जिट पोल को देखें तो 2 तो जो महागठबंधन है जिसकी अगुवाई आरजेडी कर रहा है उसको बहुत एक अच्छा बहुमत दे रहा है, कंफर्टेबल मेजॉरिटी है, और ज्यादातर में ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। उससे कितना सहमत है आप? पहले मैं छोटी प्रतिक्रिया चाहती हूं आपसे संजय सराफ जी। और जिस तरह की सीटें एलजेपी को मिल रही हैं, अब चिराग पासवान बार बार जितनी उम्मीद की बात कर रहे थे उससे काफी कम मिलता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद मैं पुष्यमित्र जी के पास जाना चाहूंगी। एग्जिट पोल पर क्या आपकी टिप्पणी है? और आशीष रंजन जी भी हमारे साथ हैं। पर एलजेपी को जितनी सीटें इस समय मिलती हुई दिख रही हैं, आप उस पर आपको लगता है कि इससे ज्यादा आ जाएंगी आप लोगों को?
ऑफकोर्स इससे ज्यादा आ जाएगी। ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। एग्जैक्ट पोल 10 तारीख को आ जाएगा एंड यू विल योरसेल्फ सी। आप अपने चैनल के माध्यम से देखेंगे। लगातार चिराग पासवान कहते रहे कि भाजपा लोजपा की सरकार बनती हुई बिल्कुल तय है, लेकिन इस समय तो लगता है कि भाजपा के पास भी उतने आंकड़े, एनडीए को तो उतने नंबर्स मिलते दिख नहीं रहे हैं। पर आप कह रहे हैं कि एग्जैक्ट पोल नहीं है, आप इस पर विश्वास नहीं करना चाहेंगे जो पोल ऑफ पोल्स है। विश्वास करने की बात नहीं है। देखिए, हम किसी को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, उन्होंने भी अपनी मेहनत की है। बट सी वोटर को जब आप कंपेरेटिवली देखते हैं, आपने अभी तक जितने भी एग्जिट पोल्स आए हैं, अगर आप पिछले 10 साल से देखेंगे, हार्डली 1 या 2 ऐसे चैनल्स हैं जिनके माध्यम से, वेरी ऑनेस्टली, चाणक्य एक चैनल थी पहले जो दिखाती थी कि एग्जैक्ट जो निकला था। अदरवाइज अभी तक जितने भी पोल रिकॉर्ड्स आए हैं, यू कैन योरसेल्फ सी, कभी भी एग्जैक्ट इतना नहीं आता है जितना बिल्कुल, लेकिन कोई शायद थोड़ा सा अंदाज मिलता है इससे कि किस ओर हवा है। हो सकता है बिल्कुल उलट जाए। अमेरिका में जिस तरह की बातें हो रही थी उससे उलट आ गया नतीजा। 500 वोटर्स के साथ बात करके प्लान आउट करेंगे तो आई कांट से नहीं, ये बात सही आप कह रहे हैं। वैसे जिसके पक्ष में दिख रहा होता है एग्जिट पोल, वो उसको मानने को तैयार होते हैं, तो जाहिर है। और जहां दिखता है कि नहीं, पर पुष्यमित्र जी और आशीष रंजन भी हमारे साथ है। छोटी सी टिप्पणी उनसे ले लूं। आशीष रंजन जी, एग्जिट पोल जो पोल ऑफ पोल्स हैं, अगर उनका सार देखा जाए, ज्यादातर लगता है कि महागठबंधन की सरकार बन रही है। आप किस तरह से इस कैंपेन के दौरान, आपका अपना अंदाजा क्या है? देखिए, एक जो बात आपने कही वो तो बिल्कुल सही है कि एग्जिट पोल जो होते हैं ट्रेंड्स बताते हैं, तो एग्जैक्ट पोल और एग्जिट पोल में हम कंपेयर करना ठीक बात नहीं है। पहली बात जो दो महत्वपूर्ण चीज है वो ये कि एक तो ये है कि सारे एग्जिट पोल का ट्रेंड जो है महागठबंधन को लीड दिखा रही है। इसमें एक जो टेक्निकल पार्ट है वो ऐसे देखिए कि 2005 अक्टूबर के जो चुनाव है उसके बाद से ही, मतलब उसी समय से ही बिहार में एक क्लियर कट मेजॉरिटी लोगों ने किसी भी पक्ष को दिया है, चाहे वो एनडीए हो या बीच में जो 2015 में महागठबंधन दिया। तो इस बार भी जो मुझे लगता है श्योर एंड सर्टेन है कि क्लियर एंड कंफर्टेबल विक्ट्री किसी न किसी को मिलेगी। ये तो पहली बात है। दूसरी बात यह है कि मेरा अपना अनुमान है कि महागठबंधन काफी कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ आने वाली है। अगर इसमें आप पूछेंगे कि क्या नया था और क्या कि किस वजह से ऐसा हो रहा है, अगर समय हो तो अभी बताऊं या आप चाहती हैं? मैं आऊंगी इस पर। पुष्यमित्र जी, आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, मुझे लगता है कि एग्जिट पोल जो खास तौर पर कांटे की टक्कर में महागठबंधन को बढ़त दिखा रहे हैं वो ठीक है। ऐसा जो हम लोग का भी अनुमान है कि ऐसा नहीं है कि उनको महागठबंधन को 160 से 170 सीटें आ जाएगी, लेकिन ये जरूर लग रहा है कि 130-35 के आसपास ये लोग जरूर पहुंचेंगे। और ये हम लोग को फील्ड में भी नजर आया, जो कि अपने आप मतलब बहुमत उन्हें मिल ही रहा है। फिर आपका भी अंदाज वो फील्ड में भी नजर आया। और हम लोग क्या करते हैं कि हर जिले में जो रिपोर्टर हैं उनसे भी पूछते हैं, उससे भी हम लोगों का जो अंदाजा होता है वो इसी के आसपास, एग्जिट पोल से पहले ही हम लोगों को समझ में आ गया था कि तीनों चरणों में 45 सीटें महागठबंधन को आ रही है, ऐसा समझ में आ रहा था। इसलिए लग रहा है कि वो आंकड़ा ज्यादा ठीक लग रहा है। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद इस चर्चा पे लौटेंगे। जो अभी आशीष रंजन कह रहे थे कि आखिर इसकी वजह क्या है, महागठबंधन को इतनी बढ़त मिलती हुई क्यों दिख रही है। और 2019 के ही लोकसभा चुनाव को अगर देखें और अभी 2020 के चुनावों को देखें तो तेजस्वी यादव की राजनीति में किस तरह का अंतर आया है जिससे नतीजा इतना पलट सकता है। एक ब्रेक के बाद हम लोग में लौटते हैं। तो हम लोग में हम चर्चा कर रहे हैं बिहार की, और ये सवाल है कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी, और इसके साथ साथ कई सवाल अभी भी बने हुए हैं। और एक सवाल ये भी है कि तेजस्वी यादव की राजनीति में किस तरह का बदलाव आया है। 2019 के लोकसभा चुनाव जहां पर आरजेडी का प्रदर्शन इतना बुरा रहा था, और 2020 में क्या ऐसा बदल गया। पुष्यमित्र जी, आशीष रंजन, आप दोनों से शुरुआत करना चाहती हूँ। आशीष, आपको क्या लगता है, अब इतनी सभाओं में भीड़ जुटी, इस बार हमने देखा कि एक अजीब उत्साह था, युवाओं का बहुत उत्साह था, बहुत आक्रामक तरीके से तेजस्वी का स्वागत कर रहे थे तमाम युवा। रोजगार, शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य की वो बात कर रहे थे, एक तरह से वो नैरेटिव सेट कर रहे थे। और तेजस्वी यादव के व्यक्तित्व में भी एक बदलाव नजर आया। ये एक साल के अंदर लोकसभा चुनाव और इस चुनाव में कितना बड़ा फर्क, क्या इसकी वजह आप मानते हैं और क्या बड़ा फर्क आप देखते हैं? आशीष। देखिए जी, इसके 3 बड़ी बातें हैं अगर एक इस पैमाने पे लिया जाए तो इस इलेक्शंस के लिए। पहली बात ये कि तेजस्वी यादव और जो महागठबंधन है वो इस बात में इस बार सफल हुई
कि वो एक नैरेटिव खुद पेश किया और जो सत्ता पक्ष है वो उसके पीछे भागी। अमूमन ये होता है कि एनडीए या बीजेपी जहां भी जिस स्टेट में होती है वो एक नैरेटिव सेट करती है और उसके पीछे विपक्ष जो है भागते रहते हैं या दूसरी जो पार्टियां होती हैं उनके पीछे जाते हैं। तो इसमें तेजस्वी ने रोजगार और कुछ जो और मुद्दे को लेके कमाई दवाई और एक और चीज का मुद्दा लेके उन्होंने सिंचाई का मुद्दा लेके नैरेटिव पेश किया और उसके बाद एनडीए जैसे 10 लाख रोजगार उन्होंने नौकरी की बात की तो एनडीए 19 लाख रोजगार पैदा करने की बात लेके चले आई बीजेपी। तो एक तो नैरेटिव सेट किया। दूसरी बड़ी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो देखिएगा, वो पिछले 1-1.5 साल से इकोनॉमिक डिस्ट्रेस जो है थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे बढ़ ही रही थी, लेकिन ये कोरोना ने और ज्यादा इकोनॉमिक आर्थिक जो अर्थव्यवस्था थी देश के लेवल पे ना सिर्फ बल्कि जो लोगों की रोजमर्रा की जो जिंदगी थी उसको बहुत बड़े रूप में तो दो बड़ी बातें आपने कही है। उससे छोटे छोटे जो दुकानदार होते हैं उनको काफी बेरोजगारी बहुत थी, लोग बहुत त्रस्त थे, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस की आपने बात की। पुष्यमित्र जी, आपको लगता है कि ये वजह रही क्योंकि लोग बहुत त्रस्त रहे, बेरोजगारी बहुत, खास करके अभी जो माइग्रेशन इतना बिहार में लोग पहुंचे वहां काम नहीं है कोरोना की वजह से, एक ये वजह है बड़ी। पर बतौर एक नेता तेजस्वी यादव में भी क्या फर्क आप देखते हैं? आप कहेंगे कि वो जिस तरह से उभरे हैं या जैसी बात कही जा रही अभी जैसा कह रहे थे आशीष के, एक नैरेटिव वो सेट करते रहे और दूसरी पार्टियां उस पर रिएक्ट करती रही, उसको फॉलो करती रही, आपका क्या आकलन है? देखिए, आपने जो सवाल किया उसमें मैं समझता हूं कि पिछले 1 साल में कई ऐसी घटनाएं बिहार में हुई। पहला चमकी बुखार में मुजफ्फरपुर में जो बच्चे मरते रहे वो, उसके बाद पटना में जल जमाव हुआ जिसमें ये दोनों मौके ऐसे थे कि जिसमें बिहार सरकार बिल्कुल असहाय नजर आई। उसके बाद जो तीसरा मौका आया कोरोना के वक्त में लॉकडाउन में जब मजदूर लौट रहे थे उस वक्त तो पूरी तरह से एक्सपोज हुआ बिहार का पूरा सिस्टम। ये 3 मौके ऐसे हुए जिसने बिहार सरकार की पूरी क्रेडिबिलिटी को खत्म किया। तो दूसरी जो बात है वो 17 सितंबर को बिहार के बेरोजगारों ने एक बड़ा आंदोलन किया। उस दिन नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था, उस दिन बेरोजगारों ने थाली बजा के जो प्रदर्शन किया तो वो बहुत बड़ा मुद्दा बना और उस मुद्दे को तेजस्वी ने समझा कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और युवाओं ने पिछले 1 साल में चमकी बुखार से लेके पटना के जलजमाव से लेके बाढ़ से लेके और कोरोना तक जो लोगों की मदद की और सरकार को एक्सपोज किया, तो युवाओं का एक क्रिएट किया हुआ मुद्दा है जिसको तेजस्वी ने एक्सेप्ट किया और तेजस्वी इसलिए शायद उनके रैलियों में बहुत सारे नौजवान नजर आए और बड़ी उत्साह के साथ नजर आए और वो ऊर्जा तेजस्वी में भी दिखाई दी। केसी त्यागी जी, नीतीश कुमार के खिलाफ ये तमाम मुद्दे जिनका भी जिक्र किया, मैं दोहराना नहीं चाहती हूँ, समय ये जाएगा इसमें वो नाकाम रहे हैं, इसलिए युवा उनसे बड़े त्रस्त रहे। नौकरियां नहीं है युवाओं के पास, कोरोना में नीतीश कुमार बाहर नहीं निकले, 15 साल की उनकी सत्ता रही, तो ये सब चीजें जो हैं वो उनको नुकसान, और वो बेरोजगारी को मुद्दा नहीं बना पाए। पहले तेजस्वी ने कहा नौकरियां देने की बात, तो उनका मजाक बना, कहां से नौकरियां देंगे, नीतीश कुमार कहते रहे, फिर उस पर उन्हें रिएक्ट करना पड़ा, नौकरियों की बात करनी पड़ी। नरमा जी, कोविड-19 मानव सभ्यता के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी है। दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी ताकतें हैं सब इसके सामने ध्वस्त होगी। अमेरिका के चुनाव पर भी इसका फर्क पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। बिडेन लगातार पूरे चुनाव में कहते रहे कि ये अमेरिकी नागरिकों की जान बचाने में नाकामयाब रहे हैं। हाँ, शायद ट्रंप इस वजह से हारे, एक बड़ी वजह रही इसकी। पर चमकी बुखार की बात की उन्होंने, बाढ़ की बात की पहले उन्होंने, अभी पुष्यमित्र जी बता रहे थे, इन तमाम जगहों पर नाकामी नजर आई। और आपको लगता है कि जाति मजहब पर रोजी रोटी का सवाल भारी पड़ा? अगर हम भीड़ को भी देखें रैलियों में, अगर आप एग्जिट पोल को छोड़ भी दें तो केसी त्यागी जी। नहीं, मेरी बात आपने समाप्त नहीं होने दी जी। दूसरा है बाढ़ का। बिहार सरकार में मंत्री रहे शिवानंद जी, कोई साल ऐसा नहीं है कई सौ सालों में, और आप भी वहां की रहने वाली हैं, जब नेपाल से प्रभावित बाढ़ बिहार में ना आती हो, जैसे तिब्बत से प्रभावित बाढ़ आसाम के ब्रह्मपुत्र में ना आती हो। तो इन प्राकृतिक प्रकोपों से भी हमको डरना पड़ा है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है उसको मैं जरूर आपके सामने कहना चाहूंगा हाँ। कि जब लॉकडाउन हो गया प्रारंभिक दिनों में, तो प्रधानमंत्री भी WHO भी कहते रहे जो जहां है वहां रहे। ये नीतीश कुमार जी का संदेश था।
उसको ये प्रोपेगेट करने में हमारे विरोधी लगे रहे कि जैसे नीतीश कुमार जी माइग्रेंट्स को बिहार में नहीं चाहते हैं। जी केसी त्यागी जी, 1 मिनट के लिए आपको रोक रही हूँ क्योंकि शिवानंद जी शायद इस पर कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हालांकि ये हुआ कि जब वापस आए तो कहा गया कि सबको बिहार में नौकरियां मिलेंगी, क्लेम भी किया गया, सरकारी आंकड़े आए कि लोगों को उनके काबिलियत के हिसाब से नौकरियां मिलेंगी, पर ऐसा हुआ नहीं अब तक और लोग वापस जाने को मजबूर रहे। अब ये कहा जा रहा है कि बिहार में नौकरियां दी जाएंगी। चिराग पासवान कहते हैं कि हम आएंगे तो बाढ़ से जूझने में हम कामयाब होंगे। शिवानंद जी, आप कुछ कह रहे थे इन बातों पर। हम ये कह रहे थे, दो बात है। एक तो मान लीजिए कि तेजस्वी ने नैरेटिव सेट किया और वही पूरे चुनाव का नैरेटिव बन गया और नौजवानों ने उनको माने अपना उम्मीद का किरण माना और जिस तरह से उत्साह के साथ सभाओं में भीड़ होती है सब लोगों ने देखा। लेकिन दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार के खिलाफ इतनी नाराजगी जो पैदा हुई उसकी वजह क्या है और उसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार के प्रति इतना रोष था, माने वही नीतीश कुमार जिनमें कभी लोगों ने प्रधानमंत्री की छवि देखी थी, उनके खिलाफ इतना रोष क्यों पैदा हुआ। और हमको ऐसा लगता है कि देखिए, नीतीश कुमार में सत्ता का जो अहंकार है, हमसे 4 महीना पहले नीतीश से बातचीत हुई थी जिस समय कोरोना का मामला चल रहा था और ये दिल्ली में मुसलमानों के खिलाफ एक अभियान चल रहा था। यहाँ भी मैंने बेतिया के कलेक्टर की एक चिट्ठी निकल गई जिसमें कहा गया कि नेपाल के अंदर एक मुखिया है, वो कोरोना से संक्रमित लोगों को हिंदुस्तान में भेजना चाहता है ताकि वहां संक्रमण फैले। और खबर जो है झूठी निकली, टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा। हमने नीतीश को फोन किया और हमने कहा कि यार देखो, टाइम्स ऑफ इंडिया में इस तरह की खबर छपी है और ये जो अभियान चला रही है भारतीय जनता पार्टी और कट्टरवादी लोग, उस अभियान में कलेक्टर का जो बयान है वो मदद कर रहा है। एक सफाई जो है सरकार की ओर से दिला दो। हमको ऐसा लगा कि नीतीश से बात करना मुश्किल है। बिहार शरीफ में एक गली के आगे पोस्टर लग गया कि यहाँ मुसलमान ठेला वाले, सब्जी वाले और फल वाले नहीं जा सकते हैं। इन 2 सवालों पर हमने बातचीत किया था। बातचीत करना मुश्किल था। ठीक है, तो आदमी इतने अहंकार में बोल रहा था कि बातचीत करने का मतलब था कि झंझट होता। शिवानंद जी, रख दिया, हम कहा कि तुमसे कोई बात हो नहीं सकती है। हाँ शिवानंद जी, जो आप कह रहे हैं वो बहुत सारे लोगों ने इस बात को उठाया है कि सत्ता का अहंकार, क्या ये वजह रहा जो नीतीश कुमार के खिलाफ इतनी ज्यादा नाराजगी लोगों की रही। ये भी कहा गया कि कोविड के दौरान भी वो बाहर निकले नहीं, नजर नहीं आए, महीनों तक वो कुछ बोले नहीं। एक ब्रेक ले रहे हैं, हम लौटेंगे इस चर्चा पे हम लोग में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि बिहार में क्या नीतीश की सरकार बच पाएगी या फिर तेजस्वी यादव सरकार बनाएंगे। और शिवानंद तिवारी जी अभी कह रहे थे कि अहंकार सत्ता का बहुत रहा नीतीश कुमार में, ये उनके लिए हानिकारक साबित हुआ। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ शिवानंद जी के ये भी बार बार पूछा गया, तेजस्वी यादव बहुत अच्छा कर रहे हैं, भीड़ आ रही है, आरजेडी एग्जिट पोल में अच्छे नंबर उसके दिख रहे हैं, पर इस पूरे कैंपेन में लालू यादव की तस्वीर शामिल नहीं थी। और तेजस्वी यादव ने कहा कि क्योंकि वही चेहरा है इसलिए उनकी तस्वीर है। पर प्रधानमंत्री ने इस ओर इशारा किया, जंगल राज की बात की, और बहुत लोगों में ये खौफ है कि क्या वो ही जंगल राज लौटेगा जिसके लिए लालू शासन याद किया जाता है। बिहार में जो 15 साल विकास नहीं हुआ और जिस तरह का जंगल राज था, तो क्या ये वजह, ये एक भय है लोगों में, या तेजस्वी बिल्कुल अलग ब्रांड की लीडरशिप प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो कि लालू जी की लीडरशिप से बिल्कुल अलग है? देखिए, हमको ऐसा लगता है कि तेजस्वी जो है वो अपने ढंग से राजनीति कर रहे हैं। जैसे आज राष्ट्रीय जनता दल की ओर से एक निर्देश जारी हुआ कि 10 तारीख को जो गिनती होगी उस गिनती के बाद किसी तरह का माने हर्ष फायरिंग नहीं होगा, किसी तरह की आतिशबाजी नहीं होगी, कोई विजय जुलूस नहीं निकलेगा। और ये चेतावनी दी गई है कि हर आदमी जो है बिल्कुल संयमित ढंग से जो चुनाव का नतीजा है उसको ले। तो तेजस्वी इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आरोप लगता रहा है राष्ट्रीय जनता दल पर और लालू यादव के राजनीति पर, इससे माने हम राष्ट्रीय जनता दल की छवि को बाहर निकालें और ईमानदारी के साथ जो है इस बात की कोशिश हो रही है। एक बात और हम जोड़ना चाहेंगे नकबा जी, कि प्रधानमंत्री जी ने और भारत सरकार ने जिस ढंग से बिहार के चुनाव को लड़ा, उससे लग रहा था कि पूरी दिल्ली की सरकार जो है बिहार में उतर गई है। और प्रधानमंत्री जी तो
इस ढंग तक गए। हमने पहले भी कहा आपको किस तरह से उन्होंने कोशिश किया मैंने बिहार के चुनाव को कम्युनलाइज करने के लिए। हम ये मानते हैं कि ये जो चुनाव है वो प्रधानमंत्री जी के लिए भी वार्निंग है। उनकी सभाओं में कहीं कोई जोश नहीं था, कहीं कोई उत्साह नहीं था, बल्कि भीड़ जो है ढो करके लाई जा रही थी, ऐसी स्थिति थी। और अभी किसी ने कहा कि ये बदलाव उनका जो जन्मदिन मनाया गया, 1 मिनट बनाया गया, तो बिहार ठीक है। कुछ आवाज आपकी ठीक से अब नहीं आ रही है, पर आपने जो बात कहा कि एक अलग राजनीति ये पेश करने की कोशिश कर रहे हैं अलग तरीके से। आगे बढ़ते हैं क्योंकि अब आप समय कम है। आपको क्या ये लगता है आशीष रंजन के चिराग पासवान या एलजेपी, हमारे साथ एलजेपी के प्रवक्ता भी हैं, क्या इतनी सीटें उन्हें मिल सकती है कि उनके हाथ में सत्ता की चाबी हो? यानी क्या ऐसी स्थिति आ सकती है कि कोई त्रिशंकु विधानसभा की गुंजाइश हो? जो फरवरी 2005 में हुई थी जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, वैसी स्थिति इस बार नहीं लगती है। उसका कारण मैं साफ बता दूं, जो एक चीज बात यह है कि पिछले कई सालों से ना सिर्फ बिहार में बल्कि अलग अलग स्टेट में भी जो है क्लियर कट जनता मेजॉरिटी देते आई है। इसमें एक महीन चीज यह है कि बहुत लोग हरियाणा का एग्जाम्पल देंगे जहां पे दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी ने काफी तक दे, लेकिन इसमें क्या है कि देखिए दो फर्क होते हैं। या कर्नाटक में वो एलजेपी क्रॉस द मतलब कि एक स्प्रेड पार्टी है। अगर वो कुछ पॉकेट में लड़ती और कुछ वोट जो 7-8% वोट, मुझे लगता है कि उतना वोट उनको मिलेगी, लेकिन एक सीट में अच्छी खासी सीट में बदलने के लिए जब तक आप 15% का बैरियर क्रॉस नहीं करेंगे, यही एलजेपी अगर 50 सीटें लड़ती और वहां पे 7-8% वोट होता तो एक ठीक ठाक सीट उनको मिल सकती थी। लेकिन इस परिस्थिति में मुझे लगता है कि मुश्किल होगा। एक लाइन में जो कहना चाहूंगा बस वो जरूरी है थोड़ा, कि ये देखिए समय और परिस्थिति के साथ राजनीति को बदलते रहना चाहिए। अगर 90 के बाद से अगर बिहार की राजनीति को देखें तो जो सामाजिक न्याय या सामाजिक उद्धार की राजनीति हुई, जिसके लालू जी कहते हैं और कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं, और जो नीतीश जी के शासन में जो एक बड़ी बात हुई वो एक राजनीतिक न्याय, जो ईबीसी महादलित पासमानदा उनको पॉलिटिकल स्पेस में लोकल लेवल पे पंचायतों के लेवल पे लाने का ये बहुत कम। और अब जो समय है वो आर्थिक न्याय की बात है, तो उसको तेजस्वी ने सही समय पे सही ढंग से पकड़ा है, सही समय पर उठाया है। आर्थिक न्याय की बात, हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है अब। आपका बहुत धन्यवाद। बस संजय सराफ, आखिरी सवाल आपसे, आने वाले जो भी चुनाव, जो भी सरकार बनती, नतीजा जो हो, क्या एलजेपी अपने को सत्ता में के केंद्र में सत्ता में देख रही है? कहीं कोई जगह मिलेगी? क्योंकि चिराग पासवान ये साफ कर चुके हैं कि वो हनुमान है प्रधानमंत्री मोदी के, और वो आरजेडी के साथ तो किसी हाल में जाएंगे नहीं। तो आप कहां देखते हैं एलजेपी को? देखिए, अभी 10 तारीख को रिजल्ट आने दे दीजिए, आपको खुद पता चलेगा कि महागठबंधन के साथी जितना भी कुछ बोल रहे हैं कि वो वन साइडेड ले रहे हैं, इतना वन साइडेड नहीं जा रहा है। अच्छा, आप जब देखेंगे 10 तारीख को आपको क्लियर मेजॉरिटी का पता चल जाएगा किस साइड में जा रहा है और लोजपा को कितनी सीटें मिल रही है। हमने पहले भी कहा है, ठीक है, लोजपा और भाजपा के नेतृत्व में तो आप आश्वस्त हैं कि लोजपा भाजपा की सरकार बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आप तमाम लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इतना ही समय है इस वक्त हमारे पास, हम एक ब्रेक ले रहे हैं। तो हम बिहार चुनाव की बात कर रहे हैं और जो तमाम एग्जिट पोल आए हैं, अगर उन्हें देखा जाए, पोल ऑफ पोल्स, तो तेजस्वी यादव के महागठबंधन को इसमें बढ़त मिल रही है। रिपब्लिक टीवी जन की बात के सर्वे के मुताबिक बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए को 91 से 117 के बीच में मिल रहा है और महागठबंधन को 118 से 138, एलजेपी को 5 से 8। दैनिक भास्कर आरजेडी को 71 से 81 सीट दे रहा है, जो कि सबसे कम है। लेकिन इंडिया टुडे एक्सेस पोल जो है उसमें मुताबिक 139 से 161, यानी कि जो मेजॉरिटी, जो बहुमत का आंकड़ा है उससे कहीं ज्यादा मिल रहा है। इसमें आरजेडी गठबंधन को साफ उनकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। और न्यूज एक्स के मुताबिक जो 108 से 123 महागठबंधन को सीटें दी जा रही हैं, 110 से 117 यहां वैसे एनडीए को भी मिल रहा है। लेकिन ज्यादातर जो पोल्स हैं एग्जिट पोल, उसमें आरजेडी प्लस यानी कि जो महागठबंधन है, आरजेडी, कांग्रेस और दूसरी छोटी पार्टियां, उन्हें यहां पे सीधे ये बढ़त दिख रही है कि वो सरकार बना सकते हैं। एलजेपी को बहुत ज्यादा सीटें मिलती नजर नहीं आ रही हैं।
तो जल्दी ही नतीजे सामने आ जाएंगे 10 तारीख को, लेकिन उसके पहले लगातार सवाल यही है कि क्या बिहार में नीतीश कुमार अपनी सरकार बचा पाएंगे और दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।